बड़ी खबर लखनऊ से है। बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर मंथन जारी है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है और आज रात सीएम योगी की बीएल संतोष के साथ अहम बैठक होनी है। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे और बैठक के बाद रात्रि भोज भी सीएम के साथ ही सभी नेता करेंगे। कल सुबह आरएसएस क्षेत्र प्रचारक अनिल जी और प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ लखनऊ के भारती भवन में यह बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जो आज की बैठक रही, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए अवधेश, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में अभी भी बैठक जारी है। राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, साथ ही साथ बीएल संतोष मौजूद हैं, सुनील बंसल हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं। 2022 की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर भी चर्चा जारी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में 2017 के बाद सबसे बड़ी हलचल देखी जा सकती है। और इस हलचल का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बैठक के कई मायने इस लिहाज से हैं कि ये बैठक बीएल संतोष ले रहे हैं और राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। बीएल संतोष यानी राष्ट्रीय महासचिव संगठन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एक एक करके बैठक लिए बीएल संतोष ने। सबसे पहले ब्रजेश पाठक आए, सुरेश खन्ना आए, जयप्रताप सिंह आए और अन्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है। कल केशव मौर्य से मिलेंगे, दिनेश शर्मा से मिलेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलेंगे, सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिलेंगे, श्रीकांत शर्मा से मिलेंगे। न केवल योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी, बल्कि राज्य मंत्रियों के साथ होगी, स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के साथ होगी। आज ये जो बैठक चल रही है उसमें सभी सातों महामंत्रियों को बुलाया गया है, 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। ये बड़ी बैठक है, गाड़ी लग चुकी है, लगता है कि बैठक में कुछ हलचल है, कोई पदाधिकारी निकलने वाला है। लेकिन ये बैठक 3 चरणों में होनी है और 3 चरणों की ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है कि इसमें से कुछ जरूर छन कर आएगा। आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज है। मुख्यमंत्री के साथ सोर्सेस से खबर है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक है जिसमें बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, साथ ही राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे, सुनील बंसल मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और ये इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के साथ इन सभी नेताओं का रात्रि भोज है। और एक और खबर आ रही है, संघ के साथ भी बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की बैठक है। यानी क्षेत्रीय प्रचारक जो हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं अनिल जी, उनके साथ कल सुबह के नाश्ते पर भारती भवन में बैठक है। और साथ ही साथ प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ भी भारती भवन में बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह की बैठक है। नाश्ते के टेबल पर बातचीत होगी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बातचीत होगी, संगठन पर बातचीत होगी। कई ऐसे निगम हैं, कई ऐसे आयोग हैं, कई ऐसे पार्टी के पद हैं जो अभी भरे नहीं गए हैं और पार्टी अब चुनावी माहौल में जाने को है। अगर समाजवादी पार्टी बसपा का शासनकाल था तो बहुत सारे आयोग, बहुत सारे निगमों को भर दिया गया था। पार्टी के अंदर युवा मोर्चा का पद अभी हम कह सकते हैं कि सोर्सेस से बड़ी खबर है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और एक दूसरे पार्टी के बड़े नेता के बीच आपसी टसल की वजह से युवा मोर्चा का गठन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका है। स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के एक बड़े नेता के बीच टसल की वजह से, संघर्ष की वजह से महिला मोर्चा का गठन नहीं हो सका है। यानी पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के दूसरे लोगों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। यही वजह है कि युवा मोर्चा, महिला मोर्चा समेत बहुत सारे निगमों और आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों ये का चीजें भी वजह बनी कि 4.5 साल में पहली बड़ी बैठक करनी पड़ गई कि पद खाली हैं, 4.5 साल हो गए। ये तमाम ऐसे मोर्चे हैं जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित रूप से अवधेश, युवा मोर्चा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सोर्सेस से मेरे पास ये खबर है कि स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता के बीच
आपसी जो ईगो क्लैश है, जिसकी वजह से युवा मोर्चा का गठन नहीं हो पाया है, महिला मोर्चा का गठन नहीं हो पाया है, निगमों आयोगों के अध्यक्षों को नहीं भरा गया है, सदस्यों को नहीं भरा गया है। और बीएल संतोष के साथ इस बड़ी बैठक में, राधा मोहन सिंह के साथ इस बड़ी बैठक में, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ इस बड़ी बैठक में, महामंत्रियों के साथ इस बड़ी बैठक में इन्हीं सारे सवालों और इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की लगातार कोशिश जारी है। 3 चरणों में बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह के साथ जो ये बड़ी बैठक हो रही है, योगी मंत्रिमंडल के इतिहास की ये सबसे बड़ी बैठक कही जा सकती है, क्योंकि 4.5 साल के इस योगी सरकार के बीच कभी भी ये देखने को नहीं मिला कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन इस प्रदेश की राजधानी में हो, इस प्रांगण में हो, भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में हो और वो योगी मंत्रिमंडल के एक-एक सदस्यों से अलग-अलग मिल रहे हो। इसके पहले रामलाल आते थे तो भी देखने को मिला, अमित शाह आते थे तो भी ये देखने को मिला कि एक सामूहिक मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हुआ करते थे। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल तो रहा क्या है वीरेश कि जी योगी कहीं से कुछ मंत्रिमंडल पता के चल पा रहा है, एक-एक कोई बता रहा है कि अगर एक व्यक्ति से कार्ड ली जा रही है, 1-to-1 मीटिंग हो रही है तो ये किस लिए 1-to-1 क्यों हो रहा है, क्या इसकी जानकारी मिल रही है? देखिए, इसकी जानकारी यही है कि कुकर आपने देखा होगा जिसमें खाना बनता है, कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है कि वो कुकर फट न जाए। लेकिन 4.5 साल की इस योगी सरकार में जो गुबार है, जो आक्रोश है, जो एक तरह से विरोधाभास है, वो सेफ्टी वाल्व के तौर पर राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष से मिलकर उन तमाम मंत्रियों और सांसदों, विधायकों की जो गुबार है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये विस्फोट ना हो जाए, कहीं कुछ बड़ी घटना ना हो जाए, कहीं कुछ बड़ी बगावत ना हो जाए। इस बगावत को रोकने के लिए, इस बड़ी घटना को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बड़ी बैठक चल रही है। इसलिए ये बड़ी बैठक है, इसलिए ये अहम बैठक है, इसलिए ये निर्णायक बैठक है, इसलिए ये सबसे बड़ी बैठक मानी जानी चाहिए योगी सरकार के बनने के बाद से, क्योंकि ऐसा 4.5 साल के इस योगी सरकार में ऐसी बड़ी बैठक किसी ने देखी नहीं होगी। क्योंकि ये बैठक निर्णायक है, इसलिए अहम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी बैठक है, क्योंकि इसमें जो भी होगा कुछ निकल कर आएगा। संगठन में बदलाव भी हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक है इन बड़े नेताओं की, उस बैठक में भी इन सारी बातों को रखा जाएगा। सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि जो मंत्री बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह से मिले, उन्होंने अपनी बातों को रखा और सबसे ज्यादा नाराजगी ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, नौकरशाहों को लेकर है। सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि मंत्रियों ने मिलकर बीएल संतोष से ये बात कही है कि चुनाव मुझे लड़ना है, चुनाव पार्टी के मंत्रियों को लड़ना है, विधायकों को लड़ना है, इन नौकरशाहों को नहीं लड़ना है। क्षेत्र में जनता से वोट हमें मांगना होगा, कार्यकर्ताओं को बुस्टअप हमें करना होगा। हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे गुबार अगर फूटे तो फिर ये पार्टी जनता के साथ ही साथ पार्टी के लिए भी खतरनाक होते हैं। शुक्रिया वीरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और सबसे बड़ी बैठक जारी है। अब बात मेरठ की करते हैं। मेरठ में जहां पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज में छात्र के पाठ्यक्रम में अब बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ की पुस्तकें भी शामिल होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में हर वर्ष कुछ बदलाव किया जाता है, लेकिन इस बार नए सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग गुरु बाबा रामदेव, ख्याति प्राप्त कलाकार, कलमकार, प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन और बशीर बद्र भी अब इस बार पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। स्नातक स्तर पर दर्शन शास्त्र के छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव की योग की किताब पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम में बदलाव जो होने जा रहा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, उसमें बाबा रामदेव विषय का हिस्सा होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विषय का हिस्सा होंगे, बशीर बद्र विषय का हिस्सा होंगे। इसमें एक मुख्य चेंज जो आया है, जो वहाँ से ही लिख करके आया था और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कंसेप्ट में है, वो ये है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि हमारे भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा क्या रही है। उसमें जैसे बॉटनिस्ट हों तो वनस्पति शास्त्री कौन से रहे, उनके नाम वनस्पति शास्त्री ना होकर ऋषि रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया जिसकी वजह से आयुर्वेद भी चल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल आयुर्वेद नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका जिक्र जितना वनस्पति शास्त्र से संबंध रखता है, सुसंगत को हम लोग ज़रूर समावेशित करें।
और अलीगढ़ शराब कांड में अब तक शराब पीने से 71 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप का कहना है कि 71 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है और सभी शवों की विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। तो 28 लोगों की शराब से मौत की पुष्टि हो गई है। आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है सैंपल। 71 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है और सभी शवों का सैंपल जो है विसरा का वो भेजा गया है। 70 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। बाकी लोगों की विसरा जांच के लिए भेजे गए हैं। ये 3-4 दिन से जब से करसुआ कांड शुरू हुआ, करसुआ से पता चलना शुरू हुआ, उसके बाद लोधा, खैर, टप्पल और रात से जो है वो चंदनिया में भी 1-2 केस मिले हैं। सुबह धनीपुर से भी सूचना मिली है। तो इस कांड में जो है काफ़ी लोग हताहत हो गए हैं और पोस्टमार्टम जो हम लोग कर रहे हैं उस दिन से लगातार पोस्टमार्टम हो रहे हैं और अभी तक जो है 71 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन ये सब अभी सबके विसरा रखे गए हैं और फाइनली हम इनके बारे में तभी कुछ बता पाएंगे जब विसरा की रिपोर्ट आ जाएगी। और अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल ने वीपी गंगा से बातचीत में कहा कि अब तक 70 से ज्यादा पोस्टमार्टम हुए हैं, लेकिन जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकी लोगों का विसरा आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अलीगढ़ घटना पर कमिश्नर गौरव दयाल से बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। अलीगढ़ में लगातार जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौत ने तांडव मचा रखा है। हमारे साथ हैं कमिश्नर गौरव दयाल। सर, लगातार मौतें बढ़ रही हैं, लगातार जो मौत का आंकड़ा उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके हिसाब से अब तक कितनी मौतें हुई? देखिए, मैं भी एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, आपने उसको रिकॉर्ड किया है और उसके अनुसार जो पुष्टि हुई है 28 मौतों की पुष्टि हुई है अब तक। और जो डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम्स किए हैं तो बाकी जिनकी पुष्टि नहीं कर पाए उनका विसरा रिजर्व किया गया है और वो जब उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद हम पूरे आंकड़ों की फिगर आपको दे पाएंगे। पोस्टमार्टम्स जो हुए हैं इस दौरान, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं हमारे पोस्टमार्टम हाउस में, वो फिगर 70 के ऊपर है और उन सब के वो मौतों का कारण हम लोग अलग तरीके से जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। सर, आपने कई सारे विसरा आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे हैं, तो कब तक सर रिपोर्ट आ जाएगी? क्योंकि लगातार गैप बहुत ज़्यादा है। 71 के करीब पोस्टमार्टम हुए हैं और 28 की आप पुष्टि कर रहे हैं, तो बाकी का कॉज ऑफ डेथ समझ नहीं आ रहा। अब ये वहाँ से प्रयोगशाला कितनी जल्दी, हमने उनसे अनुरोध किया है कि जितनी जल्दी शीघ्र से शीघ्र वो हमको रिपोर्ट्स इसकी दे दें। मैं मानता हूँ कि फिर भी क्योंकि वहाँ वो एक जटिल प्रक्रिया है, उसको निकालने में 7-8 या 10 दिन से पहले तो रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। वो दे 12 लोग नामजद किए गए थे, 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक ऋषि शर्मा सर फरार चल रहा है, तो कैसे क्या क्या कितनी टीमें गठित हैं? किस तरह से सर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि NSA और गैंगस्टर में इनको तामील किया जाए, तो कैसे जो सारी जो इन पर कार्रवाई चल रही है उसका क्या? देखिए, कल शाम तक 10 लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, 7 को डिटेन किया गया था इंट्रोगेशन के लिए, 17 लोग अरेस्ट हुए थे। रात को दो और फैक्ट्रीज जो पकड़ी गई हैं उनके जो मुख्य कारोबारी थी उनको अरेस्ट किया गया है। उनके साथ जो 5-6 लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि अब तक 25 से ऊपर अरेस्ट हो चुकी हैं। समझ सकते हैं कि ये है जो अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल जी, उन्होंने कहा है कि 71 पोस्टमार्टम हुए हैं, 70 से ज़्यादा, लेकिन 28 की उन्होंने मौत की पुष्टि की है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार अभी भी कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वजह क्या है इस पर अभी पुष्टि होना बाकी है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, ABP। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने यूपी के आबकारी मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की सलाह दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग की है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे अनदेखी का एक बहुत ही जीता जागता जो प्रकरण है और जिस तरीके से ये सतही तरह पर ये काम करने के आदी हैं ये सरकार, और सिर्फ जुमलेबाजी की बात करती है, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने की बात करती है और वास्तविकता से आंखें मूंद ले शतुर्मुर्ज की तरह का जो इनका जो नज़रिया है वो बहुत दुखदाई है। और अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश में जगह जगह अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर जिले की, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान लहन भी नष्ट किया, साथ ही इस काले कारोबार से जुड़े लोगों को पकड़ा भी गया। दूसरी तस्वीर कन्नौज जिले की है, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
ये कार्रवाई गुरसाहागंज कोतवाली के सराय प्रयाग में की गई। वहीं तीसरी तस्वीर देवरिया की है, जहां पर मंत्री जयप्रकाश निषाद के गांव में छापेमारी की गई, जहां नकली और अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। जब मंत्री के गांव में ही मामला न संभल रहा हो तब अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन और शासन कितना गंभीर है। यहां पहले भी मंत्री के गांव में करोड़ों की नकली शराब बरामद हो चुकी है और जानकारी ये भी मिलती है कि जिस इंस्पेक्टर ने भंडाफोड़ किया था 1 घंटे में उसको हटा दिया गया था वहां से। लखीमपुर खीरी में भी पुलिस और आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया और 950 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। आज यूपी में 1497 नए संक्रमित मरीज मिले और इसी को लेकर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। कुछ लोगों ने वैक्सीन लॉन्च होने पर टिप्पणी की थी, टीका लगवाने से मना किया था, लेकिन अब यूपी में 5 करोड़ लोग टीका लगवा चुके हैं। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब ये वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। वैक्सीन मुफ्त में है और उस समय उन्होंने दुष्प्रचार करके कहा था हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, और लोगों में नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। वे लोग आज वैक्सीन के कारण देश के अंदर लोगों में सकारात्मक माहौल हो रहा था, कैसे नकारात्मकता में बदलने का प्रयास किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, एयरफोर्स के विमानों से टैंकर भेजे गए, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी को। जितनी भी मांग की गई ट्रेन की उन्होंने उपलब्ध करवा करके, और हर एक जगह देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, और ऑक्सीजन से होने वाली मौत ना के बराबर। पूरी एक सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि हर एक हॉस्पिटल तक हम इसको उपलब्ध करवा सकें। ट्रेन जहां से भी, जमशेदपुर से हो या जामनगर से, वहां ट्रेन मिलती थी, वहां टैंकर एयरफोर्स के विमानों से पहुंचते थे और ट्रेन से ऑक्सीजन आती थी। आपने कभी इस बारे में सुना किसी ने कि ऑक्सीजन को भी हम ट्रेन के माध्यम से हर एक हॉस्पिटल तक, जनपद तक पहुंचा रहे हैं? यह अपने आप में एक उदाहरण था। फर्स्ट सेकंड फेज में यानी सेकंड वेव में हमारे सामने ऑक्सीजन की एक समस्या सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की ऑडिट हुई भारत सारे लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहां ऑक्सीजन 300 मीट्रिक टन से ही काम चलेगा। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका टेलीफोन, उनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन, इन सभी बातों को देखते हैं तो हमें लगता है कि स्पेनिश फ्लू, जिसके बारे में उस समय कोई दवा नहीं आई थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई थी, या पिछले 100 वर्षों के दौरान तमाम प्रकार के वायरस आए, तमाम प्रकार की बीमारियां आई, इतनी जल्दी किसी भी बीमारी के उपचार के लिए व्यवस्था दुनिया में नहीं हुई। भारत तो बहुत पीछे था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर ही दिए, और 16 जनवरी से यह वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चौथे चरण में 45 से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में देने का कार्रवाई प्रारंभ की। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी उन्होंने राज्यों पर छोड़ा कि हर राज्य इसके लिए अपनी डिमांड भेजें और अपने अनुसार वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर लाकर दवा मुफ्त, हर प्रकार की सुविधाएं हर एक स्तर पर देकर के, गरीब कल्याण पैकेज हो, आत्मनिर्भर भारत में हर प्रकार के तबके के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा रही हो।
और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए आज कुल 7 प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसमें पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव शामिल है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये बड़ी खबर। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या जानकारी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं? प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रस्ताव थे। एक, जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान जिन लोगों की ड्यूटी लगी और फिर बाद में कोरोना हुआ, कोरोना से उनका निधन हो गया, इसमें जब सरकार ने डिटेल मांगी तो केवल बहुत कम संख्या में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके नाम आए थे कि इनका कोरोना से पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमित होने के वजह से निधन हुआ। फिर मुख्यमंत्री ने इसमें ये कहा कि कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग अपनी नियमावली में बदलाव करे और फिर पंचायत विभाग से भी कहा और उसने अपना एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था कि कम से कम 30 दिन के भीतर जिनका भी निधन हुआ होगा इनको 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आज कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है तो एक बड़ी राहत है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका पंचायत चुनाव के दौरान जो लोग संक्रमित हुए, उनका निधन हुआ। ऐसे परिवारों के लिए हम कहें तो बहुत बड़ा ये हम सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए, अब वो कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया तो ये नियम बन जाएगा और इससे सबसे लोगों को फायदा होगा, कई परिवारों को फायदा होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री बाल कल्याण के लिए अलग से फंड दिया जाएगा, यानी जिनके माता पिता का विभागों का निधन हो गया है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी संवेदनशील पहल हुई है और बड़े फैसले हुए। शुक्रिया अनुभव, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।